तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। आज दिनांक 21 दिसंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने के लिए, जो देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से जुड़ी है, सबके भुगतान से जुड़ी है, सबके भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करती है, जिससे ये तय होता है कि अब देश के किसी भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का एक पैसा भी किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूब गया तो उस पैसे को वापस करने की जिम्मेदारी भारत और राज्यों की सरकारों की है। इसी संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा और स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो भी हमारे श्रोता हैं और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल तब जब को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, इसको शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ धूर्त किस्म के लोग जो आपको ठगना चाहते थे, डराना चाहते थे और आपके डर का लाभ उठाकर वो आपसे धन ऐंठना चाहते थे, ऐसे तमाम धूर्तों की, ठगों के दलालों की दुकानें उत्तर प्रदेश की सरकार ने बंद कर दी हैं एक आदेश जारी करके। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय ने वहाँ के डीजी संस्थागत वित्त विभाग को नोडल अधिकारी अपॉइंट कर दिया है उन तमाम फाइनेंस कंपनीज, ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मामले में जिनमें लोगों की रकम, जमा पूंजी डूब चुकी है। धूर्त लोग कहते थे कि सहारा समूह पर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून बट्स एक्ट अप्लाई नहीं होता। इस कानून के तहत सहारा समूह की किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती। सहारा समूह के निवेशक इस कानून के तहत अपने भुगतान के दावे दाखिल करके अपना भुगतान प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह की एक अफवाह पीएसीएल पल्स के विषय में कुछ दल्ले टाइप के लोग फैलाते थे कि पीएसीएल पल्स पर यह कानून लागू नहीं होता है। दोस्तों, इसी तरह से जो भी 2019 से पहले कंपनी बंद हो चुकी हैं या भाग चुकी हैं 21 फरवरी से पहले पहले, उन सब के विषय में धूर्तों का यही तर्क होता था कि कानून 2019 में बना है, 21 फरवरी 2019 से अप्लाई किया गया है। उससे पहले जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लग चुके हैं या भाग चुकी हैं या जिनके मामले कोर्ट में या सेबी इत्यादि में या एनसीएलटी में या एसएफआईओ में या सीआरसी में या लिक्विडेटर के यहाँ पहुंच चुके हैं, उन पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। दोस्तों, हालांकि ये कानून तो 1978 से लेकर के अब तक जितनी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव या सोसाइटीज हैं उन सभी पर लागू होता है, लेकिन एक और आपको काम की बात मैं बता देता हूं, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, वो खबर भी पूरी पढ़ के सुनाऊंगा। वैसे मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगी हुई है, उसको आप पढ़ सकते हो। और आज का जो मेरे इसका वीडियो का थंबनेल होगा उस पर वो कटिंग ही लगाऊंगा। हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पर आज की वो खबर है हिंदुस्तान समाचार की। तो मैं एक महत्वपूर्ण काम की जानकारी आपको दे दूं, चूँकि तब जब चैनल का जो उद्देश्य है वो आपको जागरूक करना है, अवेयर करना है ठगों के विरुद्ध, अपराधों के विरुद्ध। चूँकि आप अवेयर हो गए, जागरूक हो गए, तो निश्चित रूप से आपके साथ कोई भी ठगी नहीं कर पाएगा, किसी प्रकार का अपराध नहीं कर पाएगा। और अगर कोई ठग लेता भी है आपको किसी तरह से या कोई अपराध कारित कर देता है आपके साथ, तो निश्चित रूप से आप अपना कंपनसेशन प्राप्त कर सकते हो, अपनी डूबी हुई रकम प्राप्त कर सकते हो और उस अपराधी को दंड दिलवाते हुए उस अपराध का प्रतिकार कर सकते हो। दोस्तों, जैसे हर ज़िले में एक डीएम होता है, जिलाधिकारी, कलेक्टर, डीसी जिसको बोल देते हैं, कहीं कुछ और भी बोल देते होंगे। बहुत बड़ा देश है, अलग अलग भाषाएं हैं हमारे देश में, अलग अलग पद हैं। वो पद तो एक ही है लेकिन अलग अलग संबोधन उसको दे दिए गए हैं, कहीं कलेक्टर, कहीं डीएम, कहीं डीसी, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और। हर जिले का जो कलेक्टर होता है उसको ये अधिकार है कि वो अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके बिना किसी स्थापित वर्तमान या भूतलक्षी कानून के भी अपने ज्यूरिडिक्शन के रहने वाले ठगी पीड़ितों का भुगतान अपने विवेकाधीन कोष से या अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए कोई एडिशनल कोष बना करके कर दे।
इसी तरह से हर डिविजनल कमिश्नर, संभागीय आयुक्त को भी यही अधिकार है कि वो अपने संभाग में रहने वाले प्रत्येक पीड़ित का भुगतान कर दे, प्रत्येक अपराध पीड़ित को कंपनसेट कर दे। कंट्रोल रूम भी बने होते हैं, आपने देखा होगा, हर डीएम के यहाँ, हर डिविजनल कमिश्नर के यहाँ। और अगर राज्य का चीफ सेक्रेटरी या मुख्यमंत्री या गवर्नर चाहे तो अपने राज्य के तमाम ठगी पीड़ितों का, अपराध पीड़ितों का भुगतान, उनको कंपनसेशन दे सकता है बिना किसी स्थापित कानून के। उनको इतने विवेकाधिकार प्राप्त होते हैं। और प्रधानमंत्री चाहे तो पूरे देश के लोगों का कर सकता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है दोस्तों। लेकिन इसका इस्तेमाल, जो विवेकाधिकार इन लोगों को प्राप्त होते हैं, डीएम को, डिविजनल कमिश्नर को, एसडीएम को, चीफ सेक्रेटरी स्टेट को, चीफ मिनिस्टर स्टेट को, गवर्नर को या प्रधानमंत्री को, इन विवेकाधिकारों का इस्तेमाल वो वहाँ करते हैं जहाँ उन्हें खतरा उत्पन्न हो जाता है जनता से, कि जनता कहीं एकजुट होकर न्याय की मांग ना कर दे। और जब आप न्याय की मांग करते हैं तो जो स्थापित अन्याय होता है वो थरथरा उठता है, कांपने लगता है। वो या तो आपको न्याय दे देता है या फिर अपना अंत आमंत्रित कर लेता है। ये सार्वभौमिक तथ्य है दोस्तों, इसको ध्यान से सब लोग अपने दिमाग में केंद्रित कर लो। तो इसलिए ये जो धूर्त ये कहते हैं कि साहब सहारा पर, पीएसीएल पल्स पर या टोगो पर या जीसीए पर या बाइक बोट पर या साइंस सिटी पर या रोज वैली पर या पिनकोन पर या लोकहित पर या कैमना पर या अल्केमिस्ट पर या किसी अन्य कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, आदर्श जैसी पे, नवजीवन जैसी पे बॉट्स एक्ट 2019 अप्लाई नहीं होता, इसके अंतर्गत उनका भुगतान नहीं मिल सकता। उन सबको आज ये खबर दिखाइए, बताइए कि किस तरह से यूपी की सरकार ने पीएसीएल पल्स को भी और सहारा को भी बॉट्स एक्ट के अंतर्गत कवर्ड कर दिया है अपने विशेषाधिकार का, और बॉट्स एक्ट की धारा 4 से लेकर के 26 तक का प्रयोग करके। ये बड़ी जीत है दोस्तों आपकी, हमारी। मैं इसे अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि भी मानता हूं, चूंकि मैंने बॉट्स एक्ट के लिए न केवल इसको बनवाने के लिए संघर्ष किया, बल्कि इस कानून को देश भर में प्रचारित प्रसारित करने के लिए भी व्यक्तिगत रुचि लेकर के, अपना प्राण हथेली पर लेकर, सब कुछ गंवाने की तमन्ना के साथ। हालांकि मैंने गंवाया कुछ नहीं, मुझे तो आप लोगों ने वो सब दे दिया जिसकी कल्पना भी मैं कभी नहीं कर सकता था। मेरे जैसा नातुच्छ व्यक्ति जो अधिकारी नहीं था इन सब चीज़ों का, कि ये सब चीज़ें भी उसे प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन परमात्मा ने देखा कि मैंने ईमानदारी से, पूरे साहस के साथ, समर्पण भावना के साथ एक अच्छे नेक काम के लिए निकला, 42 करोड़ लोगों की कल्याण के लिए निकला, उनकी मेहनत की जमा पूंजी को वापसी करवाने के लिए मैंने संघर्ष किया, निकला, तो परमात्मा ने मुझे वो सब कुछ भी प्रदान कर दिया जिसका मैं अधिकारी नहीं था। मैं तो कुछ नहीं खोया हूँ, लेकिन आप सबको एक ऐसी चीज़ मिल गई दोस्तों जिसका इस्तेमाल करके आप सब अपने डूबे हुए मेहनत के पैसे को अब सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हो। पार्लियामेंट में रोज़ मुद्दे उठ रहे हैं। अभी 29 दिसंबर को हम प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में उनके जनसंपर्क कार्यालय में जाकर वहां उनके अधिकारियों से, प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। मैं आप सबको भी सादर आमंत्रित करता हूं, आप आएँ और पूरे देश में बॉट्स एक्ट 2019 की क्रियान्वयन सुनिश्चित करा के सबका भुगतान सुनिश्चित करवाएं। दोस्तों, मैं आज भी दावा करता हूं कि जो भी व्यक्ति बॉट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को करेगा, उसका पैसा उसे ज़रूर मिल जाएगा, ये निश्चित है। और जो नहीं करेगा, जो धूर्तों के बहकावे में आएगा, ऐसे लोगों के में जो कहते हैं कि साहब बॉट्स एक्ट तो एजेंट्स के खिलाफ है, तो निश्चित रूप से आप पछताओगे। जो ये सोच के चलेगा कि सीआरसी आपका भुगतान कर देगी, कभी नहीं करेगी। कोई सोचे कि सेबी भुगतान कर देगी, कभी नहीं करेगी। कोई सोचे एनसीएलटी भुगतान कर देगा, कभी नहीं करेगी। कोई सोचे कोई लिक्विडेटर आपका भुगतान कर देगा, कभी नहीं करेगा। आपका भुगतान केवल और केवल भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत ही होना है, और वो भी आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। चूंकि टाइम बाउंड एक्ट है, 180 दिन में आपके भुगतान की गारंटी देता है आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना पैसे की, और सरकार करेगी, ये कहता है ये कानून। तो इसलिए दोस्तों, इस सरल कानून का प्रयोग करो, निर्भीकता के साथ करो, ठगों के और उनके दलालों के बहकावे में मत आओ। ये जितने भी लोग आपको सीआरसी घेराव की बात करते हैं, सेबी के घेराव की बात करते हैं,
या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट पिटीशंस फाइल करने की बात करते हैं, PIL फाइल करने की बात करते हैं, बट्स एक्ट का विरोध करते हैं, आज भी कहते हैं कि साहब उसकी धारा 4 और 5 एजेंट्स के खिलाफ है। उसकी कोई धारा किसी एजेंट के, ईमानदार एजेंट के खिलाफ नहीं है। जिस एजेंट ने किसी निवेशक का पैसा लेकर के अपनी जेब में रख लिया, उस निवेशक को किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई बॉन्ड नहीं दिया, पॉलिसी नहीं दी, रसीद नहीं दी, पासबुक नहीं दी, तो ऐसा एजेंट अवश्य निश्चित रूप से अपराधी है, दोषी है। लेकिन दोस्तों, जिस एजेंट ने ईमानदारी के साथ निवेशक का पैसा अपनी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा किया है या निधि में, वो कहीं अपराधी नहीं है, कहीं दोषी नहीं है। उसको बट्स एक्ट में पूरा संरक्षण प्राप्त है और इसलिए उसको कहीं जाने की, कहीं घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी पुलिस, कोई भी कोर्ट ऐसे ईमानदार एजेंट का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसने गद्दारी की है, बेईमानी की है, निवेशक का पैसा लेके खुद खा गया है, वो तो निश्चित रूप से पाप का और अपराध का भागी है और उसको दंड भी मिलेगा दोस्तों। तो आप तमाम साथी देखेंगे उस खबर को जो आज तमाम वायरल हो रही है बुरी तरह से। मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगी हुई है और तमाम अखबारों में छपी हुई है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं अगर दिख रही हो आपको तो। ये देखिए, फेसबुक आईडी पर भी देख लीजिए आप जाकर के, मदन लाल आज़ाद नाम से है, उसको फॉलो भी कर लीजिए तमाम साथी, ताकि आपको विस्तार से जानकारी मिल सके, ज्ञान मिल सके। और भी कई तरह की इस तरह की खबरें हैं दोस्तों। सहारा समूह के विषय में भी स्पेशली सरकार ने कह दिया है कि एक पैसा हम निवेशकों का वापस करेंगे। तो अब आपको किसी घेराव की आवश्यकता नहीं है, अब तो केवल धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए 29 दिसंबर को वाराणसी प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय में पहुंचना है। हमने सबका आह्वान किया है, सब आइए, ताकि पूरे देश की कंपिटेंट अथॉरिटीज़ को निर्देशित करवाया जा सके PMO से कि सब आपका भुगतान करें। चूँकि प्रधानमंत्री ने आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान किया है, इसलिए उनका धन्यवाद भी ज्ञापित कर देंगे, उनका आभार भी व्यक्त कर देंगे और आपका भुगतान भी सुनिश्चित करा देंगे। 27 तारीख को हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में हैं। चूँकि वहाँ बट्स एक्ट को कांग्रेस सरकार ने अप्लाई नहीं किया था, वहाँ सरकार बदल चुकी है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने मिलने का हमको समय दिया है और 27 दिसंबर को ही निश्चित रूप से राजस्थान में भी बट्स एक्ट अप्लाई हो जाएगा। और जो दुख पीड़ा राजस्थान के हमारे ठगी पीड़ित परिवार भोग रहे थे, उनकी उन पीड़ाओं का, उस दुख का 27 दिसंबर को निश्चित रूप से अंत हो जाएगा साथियों। 28 दिसंबर का हमारा कार्यक्रम कोटा में था, कोटा के साथी क्षमा करेंगे, 28 दिसंबर का वो कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। 26 को जो कार्यक्रम है वो अशोक मुदगल साहब से चर्चा कर लेंगे, चूँकि 26 को मुझे आगरा भी जाना है और आगरा से लालसोट नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों जगह कवर कर लेंगे। 27 को लालसोट से जयपुर निकल जाएंगे और 27 को ही फिर हम वहाँ से वापस दिल्ली आ जाएंगे। चूँकि हमको बहुत सारी तैयारी दोस्तों 29 दिसंबर के प्रधानमंत्री कार्यालय वाले कार्यक्रम की करनी है। उसमें ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, पूरे देश की पीड़ा का अंत वहीं से हो जाना है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि मेरी किसी सरकार से कोई शत्रुता नहीं है, कोई निजी वैर नहीं है। हमारा केवल सरकारों से इतना सा ही वैर था कि वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी, उसको गंभीरता से नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से देश के बहुत सारे ठगी का शिकार बने लोग अपघात कर रहे थे, अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे थे, उनके परिवार दुखी थे, उनका जीवन तमाम सुखों से और आनंदों से वंचित हो गया था। तो जो करोड़ों लोगों की पीड़ा थी, उस पीड़ा को लेकर हमारे मन में क्षोभ था, क्रोध था, जिसे हम सरकारों के प्रति व्यक्त करते थे। और जब सरकारों ने हमारे लोगों की पीड़ाओं का अंत करने का निर्णय ले लिया है, बट्स एक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट करने का निर्णय ले लिया है और तमाम जगह कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, बहुत सारी जगह भुगतान होने आरंभ हो गए हैं, तो हमारी अब किसी सरकार से कोई शत्रुता नहीं है, कोई वैर नहीं है। हम तो सरकार को शुरू से ही सपोर्ट करते रहे हैं कि जो काम सरकार का था, भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, बट्स एक्ट 2019 का प्रचार प्रसार करने का, वो उसने नहीं किया, हमने किया, निजी रुचि लेकर के किया, व्यक्तिगत संसाधनों से किया, साथियों के सहयोग से किया, आगे भी करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो सरकार कहती है वो करे, ऐसा ना हो कि सरकार कहे कुछ और करे कुछ। तो छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने भुगतान की गारंटी का
वचन दिया था अपने संकल्प पत्र में, वो भी वायरल कीजिए तमाम साथी उसको भी, कि जब प्रधानमंत्री ने गारंटी ले ली, गारंटी दे दी आपके भुगतान की, लिखित में कानून बना करके भी, संकल्प पत्र जारी करके भी, तो अब सब लोगों का भुगतान होना चाहिए। दोस्तों मिलता हूं कल फिर नए एपिसोड के साथ। इसको तमाम लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना, वायरल भी कर देना इसको। जय हिंद, जय भारत।